हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं हिंदी नवनीत को, जो है कक्षा 9 की। तो इस वीडियो के माध्यम से विविधा पाठ को शुरू करने जा रहे हैं। तो वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो के माध्यम से विविधा पाठ को। पाठ का नाम है विविधा। तो आइए देखते हैं क्या है विविधा। काव्य में जीवन की समग्रता को प्रकट करने के अवसर प्रबंध काव्य में अधिक रहते हैं, जबकि मुक्त काव्य में तथा गीत काव्य में कोई एक भाव या एक चित्र ही अवलंबित हो पाता है। विविधा में संकलित कविता इसी तरह यद्यपि एक भाव का एक विचार से को व्यक्त करती है, किंतु इनका समावेश जीवन की व्यापकता का बोध कराने वाला है। अज्ञे द्वारा लिखित हमारा देश कविता उन ग्रामवासियों को लक्ष्य कर लिखी गई है जो बहुसंख्य रूप में झोपड़ों में अपना सारा जीवन व्यतीत करते हैं। इन ग्रामवासियों के मनोरंजन के साधन ढोल, मंजीरे और बांसुरी है। शहरवासियों को कवि ने वासना का लालची कहा है। ये शहर वाले विषैले सर्प की तरह हैं, जो अपनी वासना की भूख मिटाने के लिए ग्रामवासियों को साधन बनाते हैं। कवि कहता है कि गांव में रहने वाली अल्लड़ बालाओं को देखकर शहरी सभ्यता इनकी दुर्दशा पर आंसू नहीं बहाती बल्कि हंसी उड़ाती है। कवि ने ग्रामों की दुर्दशा और शहरी सभ्यता पर तीखा व्यंग्य किया है। घर की याद कवि में अपने जेल प्रवास के समय लिखी थी। जेल में उन्हें घर से अलग रहने की पीड़ा सताती थी। पारिवारिक जीवन के सुख दुख और आत्मीय प्रेम की स्मृति जेल में भी उन्हें अपने परिवार के प्रति संवेदनशील बनाए रखती है। कवि की स्मृति संसार में उसके परिजन एक एक करके शामिल होते जाते हैं। घर की याद आते ही कवि भावविह्वल हो उठता है। वह अपनी पीड़ा छिपाने का प्रयास करता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके दुखी जी होने की खबर उसके परिजन भी दुखी होंगे। परिवार से अलग व्यक्ति की कोमल भावनाओं की सार्थक व मार्मिक अभिव्यक्ति इस कविता की विशिष्टता है। विद्यासागर की बहुचर्चित महाकाव्य मूक माटी से लिए गए इस अंश में समाज के स्वाभिमानी एवं स्वतंत्र स्वभाव के व्यक्तियों को श्रेष्ठ निरूपित किया गया है, जबकि दीनता और चाटुकारी स्वभाव की उपासना करने वालों पर करारी चोट की गई है। कवि कहते हैं कि यह कैसी विडंबना है, जानवर विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी स्वतंत्रता और स्वाभिमान की रक्षा करता रहता है, जबकि कतिपय व्यक्ति अपनी स्वार्थ साधना के लिए श्वान की तरह दीन और चाटुकारी बन जाते हैं। उनमें अपनी निजता नहीं होती है। श्वान की भांति वह मालिक को प्रसन्न करने के लिए अपने मान सम्मान का त्याग कर देते हैं। आइए जानते हैं कवि परिचय। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार हैं। इनका जन्म सन 1911 में हुआ था। वे चित्रकला, मूर्तिकला, पुरातत्व और विज्ञान आदि के विषयों में केवल सक्रिय रुचि नहीं रखते बल्कि सृजन भी करते हैं। जीवन मूल्यों की खोज का आग्रह इनकी रचनाओं में सर्वत्र व्याप्त है। सदा ही कुछ असाधारण की देन का यत्न उन्होंने किया। आप प्रयोगवाद के पुरोधा हैं। आगे की रुचि कविता लेखन में प्रारंभ से ही थी। विद्यार्थी जीवन में ही उनकी प्रथम कविता सन 1927 में कॉलेज की पत्रिका में प्रकाशित हुई। तब से अनवरत रूप से साहित्य सृजन में हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। सन 1987 में आपकी मृत्यु हो गई। भग्नदूत, चिंता, हरी घास पर क्षणभर, बाबरा हेरी, कितनी नावों में कितनी बार कविता संग्रह है। तो शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप अपने अपने अजनबी प्रमुख उपन्यास हैं। इसके अलावा कहानियाँ, निबंध, यात्रा वृत्तांत आदि
अनेक क्षेत्रों में लेखनी चलाई है। आगे की प्रारंभिक रचनाओं में छायावादी व्यक्तित्व, निराशा, वेदना का भाव मिलता है, तो प्रयोगवादी रचना में चिंता नया मोड़ लेती है, भाव और सौंदर्य बोध के नवीन स्वरों तथा आयामों की खोज करती है। जीवन के प्रति प्रभाव देने वाली गहरा तीखा व्यंग, बिखेरे भाव चित्र, बौद्धिकता, मानवतावादी दृष्टिकोण, नई छंद योजना, नया शिल्प इनके काव्यात्मक सौंदर्य को दिखाता है। विविधता की दृष्टि से आगे का विविध दृष्टिकोण ही व्यापक है। आगे जी हिंदी साहित्य को अप्रतिम कलाकार हैं। इस पाठ के अगले कवि का कवि परिचय है भवानी प्रसाद मिश्र जी का। भवानी प्रसाद मिश्र जी का जन्म होशंगाबाद जिले के टिगरिया गांव में सन 1913 में हुआ था। बचपन से ही वे कविताएं लिखने लगे थे। उनके पिता बड़े भाई उनके प्रेरणा स्रोत बने। बाद में गांधी जी के संपर्क में आने के कारण गांधीवादी दर्शन से प्रभावित हुए। वही मानवतावादी चिंतन के उनके काव्य में अभिव्यक्ति हुआ। उन्होंने साहित्य सेवा में अपना जीवन यापन किया। गीत फरोश चकित है दुख, अंधेरी कविताएं, गांधी पंचसती, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, व्यक्तिगत परिवर्तन के लिए और आनम तुम आते आदि उनकी काव्य रचनाएं हैं। इनकी मृत्यु सन 1985 में हो गई। सहजता सरलता से भावों का मार्मिक अभिव्यक्ति श्री मिश्र जी के काव्य में मिलती है। व्यक्ति, समाज और देश उनके काव्य का मूलाधार रहे हैं और इन्हीं की सच्ची भावनाएं उन्होंने अपने काव्य में अभिव्यक्त की हैं। प्रकृति की मनमोहक छटा भी उन्हें आकर्षित करती है। सतपुड़ा के घने जंगल में इस संदर्भ में उल्लेखनीय है। स्वभावतः भावुक होने के कारण उन्होंने सभी के दुखों को पहचाना और अपनी वाणी दी। अपनी जिजीविषा, समाज परक चेतना, उदात्त वृत्ति के कारण उन्होंने जीवन का असाधारण चित्रण किया है। गांधीवादी दर्शन से भाव पक्ष अत्यंत समृद्ध बन पड़ा है। सीधी सरल किंतु भावपूर्ण भाषा, अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास का सुंदर प्रयोग और सकारात्मक उनकी कला पक्ष में समृद्धता को व्यक्त करता है। उनकी भाषा सामान्य जनजीवन को रोजमर्रा की भाषा है, जो अपने साधारण में ही असाधारण है। कला पक्ष को सजाने संवारने का प्रयत्न नहीं बल्कि अनायास आ गया, वहीं अपने आप में संवर गया। शिल्पगत सादगी उनकी देन है। केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार, मध्य प्रदेश सरकार का शिखर सम्मान आदि उन्हें प्राप्त हुआ। हिंदी साहित्य के आधुनिक युग में मिश्र जी का महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये हमने जाना इनके कवि परिचय के बारे में। अब जानते हैं इनकी कविताओं के बारे में। तो जानते हैं कविताओं। आगे जी की कविता की पंक्तियां हैं। पंक्तियों को आप पढ़ लीजिए। इन्हें तृण फूल छप्पर से ढके ढुलमुल गवारू, झोपड़ों में ही देश हमारा बसता है। शब्दार्थ है, संदर्भ है। काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक विविधा पाठ्स के अंतर्गत हमारा देश शीर्षक से कविता से लिया गया है। इसके कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे जी हैं। प्रसंग है, इस अंश में कवि ने ग्रामीण एवं निर्धन गांवों की दशा का वर्णन किया है। व्याख्या है, कवि वर आगे भारतीय ग्रामीण जीवन की दरिद्रता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि आज हमारे देश का अधिकांश भाग घास फूस के छप्परों वाली झोपड़ियों में निवास करता है। आज भी अशिक्षित और असभ्य है। इन्हीं में हमारा देश बसता है। विशेष है, भारत के गांवों की खोज भी जो दुर्दशा है उसका वर्णन किया है। ढले ढुलमुल में अनुप्रास अलंकार है। भाषा भावानुकूल खड़ी बोली है। अगली पंक्तियां हैं, इन्हीं के ढोल मादक बांसुरी के उमगते सुर में हमारी साधना का रस बसता है। संदर्भ पूर्वानुसार है। प्रसंग है, कवि यहाँ बताया है कि इन ग्रामीण लोगों के मनोरंजन की साधना प्रसंग कवि ने यहाँ बताया है कि उन ग्रामीण लोगों के मनोरंजन के साधन आज भी वही पुराने वाद्य यंत्र हैं। व्याख्या है, कवि वर आगे जी कहते हैं कि
इन ग्रामीण जनों के मनोरंजन के साधन आज भी वही पुराने वाद्य यंत्र, ढोल, मृदंग एवं बांसुरी हैं। इनके उमंग और उत्साह से पूर्ण स्वर आज भी इस बात का प्रमाण दे रहे हैं कि निर्धन भारतीय अभावों में भी किस उमंग से जीवन जीता है। इन बीजों से आनंद के रस की वर्षा होती है। विशेष है भारतीय ग्रामीण जीवन की उमंग दशा का वर्णन किया है। भाषा भावानुकूल है, खड़ी बोली है। अभावों में भी भारतीय ग्रामीणों में गजब का उत्साह देखा जाता है। अगली पंक्तियां हैं। इन्हीं के मर्म को अनजान शहरों की डंकी लोलुप विषैली, वासना का सांप नसता है। संदर्भ पूर्वानुसार है। प्रसंग इस अंश में कवि ने स्पष्ट किया है कि शहर की धूर्त एवं मक्कार लोग इन ग्रामीणों का किस प्रकार शोषण करते हैं। व्याख्या है। कवि वराग्य जी कहते हैं कि ग्रामीण अत्यंत भोले भाले और सीधे सच्चे हैं। लोग के नगर के धूर्त एवं मक्कार लोग इन्हें अपने भोग विलास का शिकार बनाते रहते हैं। इन ग्रामों में बसने वाली निर्धन कन्याओं पर ये धूर्त लोग अपनी वासना भरी दृष्टि डालते हैं और फिर इनका शोषण करते हैं। विशेष यहाँ कवि ने ग्रामीणों की दयनीय दशा का वर्णन किया है। वासना का सांप में रूपक अलंकार है। भाषा भावानुकूल है। अगली पंक्तियां हैं। इन्हीं में लहराती अल्हड़ अयानी संस्कृति की दुर्दशा पर सभ्यता का भूत हंसता है। शब्दार्थ है। संदर्भ पूर्वानुसार है। प्रसंग है। इस अंश में शहरी जीवन के उन सफेद पोषों पर कवि ने व्यंग कसा है जो अपनी वासना की हवस गांव की निर्धन एवं भोली भाली कन्याओं से जुटाते हैं। व्याख्या है। कवि कहते हैं कि शहर के तथा कथित संभ्रांत व्यक्ति भी इन ग्रामीण अल्हड़ बालिकाओं पर कुदृष्टि डालते हैं तथा इन्हीं को अपनी वासना का शिकार बनाते हैं। साथ ही उनकी दुर्दशा पर शहरी सभ्यता का भूत ठहाके लगाता है। विशेष सभ्यता का भूत से अभिप्राय पश्चिमी भौतिकवादी सभ्यता से है। सभ्यता का भूत लाक्षणिक प्रयोग है। भाषा भावानुकूल है। अगली पंक्तियां हैं। आज पानी गिर रहा है, आज पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन गिरता रहा है। बहुत पानी गिर रहा है, नजर में तिर रहा है। घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। घर की घर में चार भाई, मायके में बहन आई बाप के घर, हाय परिताप के घर। अगले संदर्भ है। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक विविधा पाठ के अंतर्गत घर की याद शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता पंडित भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। प्रसंग है। इस अंश में कवि ने अपने जेल प्रवास में घर से अलग रहने की पीड़ा को बड़े ही प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। व्याख्या है। कविवर मिश्र जी कहते हैं कि आज पानी बरस रहा है, अर्थात सावन भादों का समय है। पानी पूरी रात बरसता रहा है। ऐसे में घर की यादें मेरे प्राण एवं मन को घेर रही हैं। एक ओर पानी बादलों से बरस रहा है तो दूसरी ओर कवि की आंखों में अपने घर की यादें उभर रही हैं। आज उसे लग रहा है कि उसका घर उससे दूर है, वहीं उसके लिए प्रसन्नता का भरपूर खजाना है। इसका घर भरा पूरा है। उसके घर में 4 भाई हैं और एक बहन है। बहन अभी अभी ससुराल से अपने मायके आई है। बहन तो पिता के घर आई है, परंतु मेरा तो यह दुर्भाग्य है कि मैं तो अपने घर से बहुत दूर हूँ। मुझे इससे बड़ा कष्ट हो रहा है क्योंकि मैं उन सबके साथ नहीं हूँ। विशेष है जेल प्रवास में वर्षा ऋतु के समय अपने घर की याद कवि को बहुत कष्ट दे रही है। अनुप्रास अलंकार की छटा है। भाषा सहज सरल व्यंजनात्मक है। अगली पंक्तियां हैं। घर के घर में सब जुड़े हैं, सबके इतने कब जुड़े हैं। 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। आज गीता पाठ करके दंड तो 160 करके, खूब मुदगर हिला हिला कर, मूठ उनकी मिला मिला कर। जबकि नीचे आए होंगे, नैन जल के छाए होंगे। हाय पानी गिर रहा है,
घर नज़र में तिर रहा है। शब्दार्थ हैं, संदर्भ पूर्वानुसार है। प्रसंग है, जेल प्रवास में कवि को अपने घर की याद आती है तो वह भावुक होता है, इसी का वर्णन यहाँ किया हुआ है। व्याख्या है, कवि मिश्र जी कहते हैं कि आज मेरे घर में सब भाई बहन इकट्ठे हुए हैं। मेरे 4 भाई हैं, 4 बहनें हैं, सभी एक दूसरे की बाहों के समान हैं और बहनें प्रेम की साकार मूर्ति हैं, लेकिन मुझे दुख है कि इस अवसर पर मैं उनके साथ नहीं हूँ। मेरे भाई, चारों भाई गीता का पाठ करके 260 दंड बैठक लगाकर तथा खूब मुद्गर हिलाकर एवं उनकी मूठें आपस में मिलाकर जब वे नीचे उतर कर आए होंगे तब मुझको अपने साथ न पाकर उनके नेत्रों में भी आंसू छा गए होंगे। हाय, बरसात का पानी गिर रहा है और मेरा घर मेरी नज़रों में तैर रहा है। विशेष कभी स्वयं को वहाँ न पाकर दुखों का अनुभव कर रहा है। भाइयों की दिनचर्या का वर्णन किया है। भाषा भावानुकूल है। अगली पंक्तियाँ हैं। 5वां मैं हूँ अभागा, जिसे सोने पर सुहागा, और माँ बिन पड़ी मेरी, दुख में वह गड़ी मेरी। माँ की जिस गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। माँ की जिस की स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। शब्दार्थ है, संदर्भ पूर्वानुसार है। प्रसंग है, कवि अपने भाई बहनों का वर्णन करने के पश्चात इस अंश में अपनी बिना पढ़ी हुई लिखी माँ का वर्णन कर रहा है। व्याख्या है, कवि मिश्र जी कहते हैं कि अभागा 5वां भाई हूँ, लेकिन परिवार में मेरी चाहना वैसी ही है जैसे सोने में सुहागे की होती है। मेरी माँ बिना पढ़ी लिखी है। मेरे जेल में जाने के कारण वह नित्य प्रति दुख में डूबी रहती है। मेरी माँ की गोद सुखों का खजाना थी। जब भी मैं उसकी गोद में अपना सिर रख लेता था तब मेरे सब दुखों नष्ट हो जाया करते थे। मेरी माँ की स्नेह की धारा मुझे जेल जीवन में संबल दे रही है। वह पढ़ी लिखी नहीं है, इसी कारण उसका मेरे जेल में पते पर कोई पत्र नहीं आता है। कवि को इस बात का दुख है कि अशिक्षित माँ मेरे प्रति जो भावनाएं रखती है वे मेरे पास खत के माध्यम से नहीं आ पाती हैं। यदि वे शिक्षित होती तो निश्चय ही अपना पत्र भेजा करती। विशेष है, कवि की माँ से बहुत प्रेम है। कवि को इस बात का दुख है कि उसकी माँ बिना पढ़ी लिखी है, अतः वह उसके जेल के पते पर अपनी भावना को व्यक्त करने वाला पत्र नहीं भेज सकती है। भाषा भावानुकूल है। अगली पंक्तियाँ हैं। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण में भी नहीं व्यापा, जो अभी दौड़ जाएं, जो अभी खिलखिलाएं, मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके, बोल में बादल गरजता, काम में झंझा लरजता, 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें, खेलते या खड़े होंगे, नज़र उनको पड़े होंगे। शब्दार्थ है, संदर्भ पूर्वानुसार है। प्रसंग कवि इस अंश में अपने पिताजी के बारे में बताता है। व्याख्या है, कवि मिश्र जी कहते हैं कि यद्यपि मेरे पिताजी वृद्ध हैं पर उनके ऊपर वृद्धावस्था का कोई भी प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं होता है। यदि कोई उनसे आज भी कह दे तो वे बिना सोचे समझे दौड़ लगा देंगे। जब कोई भी खुशी का वातावरण होता है तो वे बालकों की तरह आज भी खिलखिलाकर हंसने लग जाते हैं। मेरे पिताजी इतने साहसी हैं कि वे मृत्यु के आगे भी डरते नहीं हैं, और यदि उनके सामने शेर भी आ जाए तो वे उससे भयभीत न होकर उससे द्वंद्व युद्ध करने को तैयार हो जाते हैं। जब भी वे बोलते हैं तो उनकी बोली में बादलों जैसी गुरु गंभीरता देखने को मिलती है। उनके काम करने में आंधियों भी लज्जित होती हैं। कहने का भाव है कि जैसे आंधियों का वेग तीव्र होता है वैसे ही तीव्र वेग से वे किसी भी कार्य को संपन्न कर डालते हैं। उनमें आलस्य का कहीं कोई नामो निशान नहीं है। मेरे घर में 4 भाई हैं, 4 बहनें हैं। भाइयों में परस्पर इतनी समझ और प्यार है कि सभी एक दूसरे को अपनी भुजा मानते हैं और बहनों से उन्हें असीमित प्यार मिलता है। चाहे तो वे
खेल रहे हों या फिर खड़े हों, वे एक दूसरे को मन से चाहते हैं। विशेष है, कवि ने अपने पिता के स्वभाव एवं व्यवहार का वर्णन किया है। भाइयों बहनों में परस्पर प्यार था। भाषा भावानुकूल है। अगली पंक्तियां हैं। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी न व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर 5वें का नाम लेकर। पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा। पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूँ अभागा। संदर्भ पूर्वानुसार है। प्रसंग है। इस अंश में कवि ने अपने पिता की भावनाओं का वर्णन किया है। व्याख्या है। कविवर मिश्र जी कहते हैं कि यद्यपि मेरे पिताजी वृद्ध हैं, पर उन पर वृद्धावस्था का कोई छाप नहीं है। जब घर में चारों भाइयों ने उन्हें देखा होगा और मुझे 5वें अभागे को नहीं देखा होगा, तो वे मेरे नाम से रोने लग गए होंगे। पिताजी अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए कह रहे होंगे कि मेरे 5वें पुत्र ने जेल प्रवास में कितने कष्ट सहे होंगे। पिताजी निश्चय ही मेरी याद करते रहे होंगे। मेरे प्रति जो उनका प्यार है उसमें बहते रहे होंगे। ऐसा लगता है कि संभवतः आज उनके स्वर्ण जैसे खरे पुत्र तुच्छ जान पड़ रहे होंगे, क्योंकि मैं 5वां भाई होने के नाते सब भाइयों में सुहागे की तरह प्रिय था। पर समय के कुप्रभाव से आज मैं उन सबके मध्य न होकर यहाँ जेल की दीवारों के बीच बैठा हूँ। विशेष है, कवि अपने पिता की लगनशीलता, बहादुरी और अपनेपन, अपने प्रति मोह का वर्णन कर रहा है। कवि को इस बात का दुख है कि इन सुखद क्षणों में वह अपने परिवार के साथ नहीं है। भाषा भावानुकूल है। स्वर्ण बेटों के रूप में रूपक अलंकार है। अगली पंक्तियां हैं। और माँ ने कहा होगा, दुख कितना बहा होगा, आंख में किस लिए पानी, वह अच्छा है भवानी, वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है, सो ठीक ही है। यह तुम्हारी लीक ही है, पाँव जो पीछे हटाता, कोख में मेरी लजाता, इस तरह हो न कच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे। संदर्भ पूर्वानुसार है। प्रसंग है। प्रस्तुत अंश में कवि सोचता है कि जेल चले आने से उसके माता पिता बहुत दुखी होंगे। व्याख्या है। कविवर मिश्र जी कहते हैं कि स्वतंत्रता के आंदोलन में उनसे अपने पिता की इच्छा से ही भाग लिया था, लेकिन फिर भी माता पिता के प्यार को स्मरण कर वे बेचैन हो उठते हैं और कहते हैं कि मेरी माँ मेरे बारे में रोज़ सोचती होगी, मुझे जेल में बहुत कष्ट भोगने पड़े होंगे। वह अपनी आंखों में आंसुओं को उमड़ा रही होगी, लेकिन फिर वह यह कहकर संतोष कर लेती होती कि मेरा 5वां पुत्र भवानी जेल में आराम से रह रहा होगा। उस समय वह मेरे पिताजी से कह रही होगी कि तुम क्यों रो रहे हो, भवानी जेल में अच्छी तरह रह रहा होगा। वह तुम्हारी इच्छा जानकर और देश से अपनेपन की भावना होने के कारण ही तो जेल में गया है। उसका यह काम अच्छा है, क्योंकि देश के लिए स्वयं को निछावर कर देने की परंपरा तो तुम्हारी ही है। अतः उसने अच्छा किया जो वह देश की खातिर जेल चला गया। यदि वह जेल जाने से अपने पांव पीछे खींचता है तो निश्चय ही मेरी कोख को लजाता। जेल जाकर उसने मेरी कोख की लाज रख ली। अतः तुम अपना दिल कमज़ोर मत करो। यदि तुम अपना दिल कमज़ोर करोगे तो दूसरे बच्चे भी रोना आरंभ कर देंगे। विशेष है, कवि ने माता पिता के स्वभाव का अत्यंत मनोवैज्ञानिक एवं मानविक वर्णन किया है। कवि की माँ तथा पिता के में देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी है, तभी तो उसे अपनी कोख का पर गर्व है। भाषा भावानुकूल है। अगली पंक्तियां हैं। और कहना मस्त हूँ मैं, कातने में व्यस्त हूँ मैं, वजन स्तर शेर मेरा और भोजन ढेर मेरा, कूदता हूँ खेलता हूँ दुख डट कर ढेलता हूँ। और कहना मस्त हूँ मैं, यूँ न कहना अस्त हूँ मैं, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ,
धीर मैं खोता कहाँ हूँ, है सजीले हरे सावन, है कि मेरे पुण्य पावन। तुम बरस लेना वे न बरसें, पाँच वे को वे न तरसें। संदर्भ पूर्वानुसार है। प्रसंग कवि यहाँ अपनी जीवन लीला का वर्णन करते हुए माता पिता को निश्चय रहने की बात कहता है। विषय व्याख्या है। कविवर मिश्र जी कहते हैं कि हे सावन, तुम मेरे घर जाकर मेरे माता पिता से कहना कि मैं यहाँ जेल में चहारदीवारी में मस्त रहता हूँ तथा मैं चरखे पर रुई काटने में व्यस्त रहता हूँ। मैं इस समय हष्ट पुष्ट हूँ, मेरा वजन 70 किलो है और मैं ढेर सारा भोजन करता हूँ। मैं यहाँ लोगों के साथ कूदता खेलता हूँ और यदि कभी कोई मुसीबत आ जाती है तो उसका डटकर सामना करता हूँ। हे बादल, तुम मेरे माता पिता तथा परिवारजनों से कहना कि मैं यहाँ जेल में मस्त हूँ और मुझे किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। मैं ना तो यहाँ मुसीबत देखकर रोता हूँ और ना मैं अपना धैर्य खोता हूँ। हे सजीले एवं हरे भरे सावन, तुम मेरे लिए पुण्यवान एवं पावन हो। तुम चाहे कितना बरस लेना, पर मेरे परिवारजनों से ऐसी कोई बात मत कहना जिससे वे दुखी हों और नेत्रों में आंसू भर लाएं। वे मुझे पांचवें पुत्र के लिए कोई दुख ना करें। विशेष है, कवि सजीले सावन में अपने कुशल क्षेम अपने परिवारजनों को भेज रहा है। अनुप्रास अलंकार की छटाएं भाषा भावानुकूल है। अगली पंक्तियां हैं। मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है। इसी बस में सब बिरस है, किंतु उनसे यह न कहना उन्हें धीर रहना, उन्हें देते धीर रहना है। उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ, काम करता हूँ कि कहना नाम करता हूँ कि कहना चाहते हैं लोग, कहना मत करो कुछ शोक कहना। शब्दार्थ है। संदर्भ पूर्वानुसार प्रसंग है। कवि बादल के माध्यम से अपने परिवारजनों को अपनी कुशलता भेज रहा है। व्याख्या है। कविवर मिश्र जी बादल से कहते हैं कि हे बादल, तुम मेरे घर जाकर मेरे घर वालों को बताना कि मैं जेल में जरूर हूँ, पर मज़े से हूँ, ठीक ठाक हूँ। अंतर बस इतना है कि आज मेरे घर पर आप लोग साथ नहीं हैं। वास्तव में यह मेरी मजबूरी है और इसी मजबूरी के वशीभूत होकर अपने जीवन को रसहीन बनाया करते हैं। हे बादल, तुम मेरे परिवारजनों से कहना कि मेरी चिंता ना करें और साथ ही उन्हें धैर्य धारण कराएं। उनसे तुम कहना कि मैं पत्र के द्वारा अपने समाचार उनको लिखकर भेज रहा हूँ और तुम उनसे यह भी कहना कि यह भवानी खाली समय होने पर वहाँ किताबें भी पढ़ा करता है। उनसे तुम कहना कि मैं खाली नहीं बैठता हूँ, वहाँ रहकर भी मैं कुछ ना कुछ काम करता रहता हूँ। यहाँ रहकर भी मैं अपने कुल वंश मर्यादा को बनाए रखता हूँ। इस प्रकार जेल में रहकर भी मैं आप लोगों का नाम रोशन किया करता हूँ। इतना ही नहीं, अपने अच्छे कामों के कारण यहाँ के लोग मुझे बहुत चाहते हैं। तुम उनसे यह बात जरूर कहना कि वे मेरे कारण कोई दुख अनुभव ना करें। विशेष है, कवि ने जेल जीवन की कार्यशैली का वर्णन किया है। जेल में रहते हुए भी कवि को अपने कुल की मर्यादा का ध्यान बना हुआ है। भाषा भावानुकूल है। पंक्तियों को आप पढ़ लीजिए क्योंकि वीडियो बड़ी होती जा रही है। हम इसके संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करते हैं। प्रसंग है। इस अंश में कवि ने अपने जेल में जीवन की कार्य प्रणाली का वर्णन कर रहा है। व्याख्या है। कविवर मिश्र बादलों से कहते हैं कि हे बादल, मेरे बारे में तुम ऐसी वैसी अर्थात उल्टी सीधी बातें मत कह देना। तुम यह कह देना कि मैं रात भर जागता हूँ और जेल में दूसरे मनुष्य से भयभीत रहता हूँ। तुम मेरे बारे में कुछ उल्टा सीधा मत कह देना। तुम ऐसी बात भी मत कह देना जिससे उन्हें मेरे बारे में कुछ शक हो जाए। हे सजीले सावन के बादल, तुम मेरे लिए पुण्यवान एवं पवित्र हो। तुम जमकर बरस लेना, पर ऐसी कोई बात नहीं कहना, उन्हें मत बताना जिससे वे आंखों में आंसू भर लाएं और मुझे पांचवें पुत्र के लिए तरस जाएं। विशेष है, कवि ने बादलों से परिवारजनों के दुखद समाचार
ही भेजना चाहता है। भाषा भावानुकूल है। सुखद समाचार ही भेजना चाहता है। भाषा भावानुकूल है। अगली पंक्तियां हैं स्वाभिमान प्रसंग से। कविता को पढ़ लीजिए। संदर्भ पढ़ते हैं। इस प्रस्तुत पंक्तियां विविधा शीर्षक स्वाभिमान से अवतरित हैं। इन पंक्तियों के रचयिता आचार्य विद्यासागर जी हैं। प्रसंग है शेर और कुत्ते के स्वभावों के मध्य तुलना का रोचक वर्णन किया है। व्याख्या है कवि के अनुसार जीवन के स्वाभिमान का भाव होना अत्यंत आवश्यक है और स्वयं के स्वाभिमान के मूल्य को शेर के स्वभाव से सरलता से समझा जा सकता है। कवि के अनुसार जंगल का राजा स्वाभिमान शेर अपने भोजन के लिए कभी कभी किसी के आगे दया भाव नहीं दिखलाता है, जबकि दूसरे ओर कुत्ता एक रोटी की प्राप्ति की प्रबल इच्छा के लिए अपने मालिक के आगे पीछे पूंछ हिलाता फिरता है। यदि किसी कारण से शेर को बंधन युक्त करके उसे पिंजरे में डाल भी दिया जाए, तब भी उसके गले में कोई भी कुत्ता वाली पट्टी बांध नहीं सकता। दूसरे के बंधन में होते हुए भी शेर विपरीत परिस्थितियों में भी अपने स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं करता और पिंजड़े में भी निर्भीक होकर बिना गले में पट्टा बांधकर पट्टा धारण किए दहाड़ते हुए इधर से उधर घूमता रहता है। विशेष है स्वाभिमान का मूल कवि ने समझाया है। भाषा सरल सहज है। भावानुकूल शब्दों का चयन हुआ है। स्वाभिमान के रूप में शेर का प्रतीकात्मक उदाहरण एकदम सटीक किया गया है। अगली पंक्तियों को पढ़ लीजिए। शब्दार्थ है। संदर्भ पूर्वानुसार है। प्रसंग भी पूर्वानुसार है। व्याख्या है स्वाभिमान एवं स्वतंत्रता के मूल्य को रेखांकित करते हुए कवि तो कहते हैं कि तो पिंजड़े में बंद होते हुए भी बंधन युक्त शेर की पूंछ कुत्ते की पूंछ से विपरीत सदैव ऊपर की ओर उठी तनी रहती है। अर्थात प्रतिकूल परिस्थितियों में भी शेर कभी भी अपनी आज़ादी और स्वयं पर गर्व का अनुभव होने की भावना पर संकट नहीं आने देता, और दूसरी ओर कुत्ता मानो उसे स्वतंत्रता की कीमत की समझ ही ना हो, अपने गले में दास्ता की जंजीर को किसी भी आभूषण की तरह पहने अपने मालिक को पीछे पीछे दुम हिलाता एवं खीसे निपोड़ता फिरता है। वह पराधीनता एवं दीनता के भाव से बहकर स्वयं के स्वाभिमान तक की चिंता नहीं करता है और उसे अपने गले में पड़ी भारी जंजीर की चुभन का भी भान नहीं होता है। विशेष है कवि ने शेर और कुत्ते के प्रतीकात्मक उदाहरणों से स्वतंत्रता पराधीनता के सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। भाषा सरल सहज सपाट एवं सुग्राह्य है। शब्दों का चयन निहित भाव के अनुकूल है। आँच नहीं आने देता के माध्यम से भाषा अलंकारिक हो गई है। इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर को देखते हैं। झोपड़ी में ही हमारा देश बसता है से कवि का क्या आशय है? उत्तर है इन पंक्ति से आशय यह है कि जब कि संसार में के अन्य देशों ने बहुत उन्नति कर ली है, हमारे देश की अधिकांश जनता आज भी झोपड़ों में ही निवास करती है। कवि ने वासना को सांप ने क्यों कहा है? उत्तर है कवि ने वासना को सांप इसलिए कहा है क्योंकि जैसे सांप हर किसी को डस लेता है, उसी तरह वासना भी हर किसी को डस लेती है। अगला प्रश्न है कवि को घर की याद क्यों आ रही है? उत्तर है जेल में होने के कारण बरसात ऋतु में कवि को अपने घर की याद आ रही है। अगला प्रश्न है कवि घर पर किसके द्वारा संदेश भेजना चाहता है? उत्तर कवि घर पर बरसात के बादलों के द्वारा अपना संदेश भेजना चाहता है। अगला प्रश्न है दीनता की उपासना से कवि का क्या आशय है? उत्तर है दया भाव दिखलाते हुए मालिक के समक्ष भोजन इत्यादि हेतु स्वाभिमान रहित चापलूसी करना। अगला प्रश्न है स्वामी के पीछे पीछे कौन पूछ हिलाता है? उत्तर है अपने भोजन इत्यादि की लालसा में स्वामी के पीछे पीछे श्वान कुत्ता पूछ हिलाता फिरता है।
अगला प्रश्न है, पिंजड़े में किसे बंद रखा जाता है? उत्तर है, पिंजड़े में जंगल के राजा शेर को पकड़े जाने पर पिंजड़े में के अंदर बंद रखा जाता है। अगला प्रश्न है, बंधी हुई जंजीर किसके गले में आवरण का रूप धारण करती है? उत्तर है, स्वाभिमान रहित कायरतापूर्ण आचरण करने वाले और पराधीनता में भी प्रसन्नता का अनुभव करने वाले श्वान कुत्ता को गले में बंधी हुई जंजीर की चुभन का अनुभव नहीं होता, अपितु वह उसे आभूषण समझकर प्रसन्नतापूर्वक धारण करता है। अगला प्रश्न है, कवि ने वासना से पहले कौन कौन से विशेषण प्रयुक्त किए हैं और क्यों? उत्तर है, कवि ने वासना से पहले लोलुप विषैली विशेषण प्रयुक्त किए हैं। उसने वासना को लोलुप और विषैली इसलिए कहा है क्योंकि गांव के लोग भोले भाले हैं, शहर के धूर्त लोग उनका शोषण करने के लिए उन्हें ललचाते हैं। अगला प्रश्न है, सभ्यता का भूत और संस्कृति की दुर्दशा के विषय में अपने विचार व्यक्त कीजिए। उत्तर है, आज शहरों में निवास करने वाले युवाओं पर पश्चिमी सभ्यता का भूत सिर चढ़कर बोल रहा है। इस सभ्यता की चकाचौंध में वे अपनी संस्कृति और प्रतिष्ठा को भूल गए हैं। इसके वशीभूत होकर वे भोले भाले ग्रामीण लोगों एवं बालाओं का शोषण कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, कभी अपनी माँ की किन विशेषताओं की ओर संकेत किया है? उत्तर है, कवि ने अपनी माँ की इन विशेषताओं की ओर संकेत किया है कि उसकी माँ बिना पढ़ी लिखी है, लेकिन उसकी गोद में मैं अपने सब कष्ट भूल जाया करता था। यद्यपि वह लिखना पढ़ना नहीं जानती, फिर भी उसे मेरे सुख दुखों की चिंता हमेशा सताए रहती है। अगला प्रश्न है, पिताजी की सक्रियता को कवि ने किस रूप में देखा है? उत्तर है, पिताजी की सक्रियता को कवि ने इस रूप में देखा है कि मेरे पिताजी वृद्ध हैं, पर उन पर वृद्धावस्था का कोई प्रभाव नहीं है। वे इस उम्र में भी दौड़ने की खिलखिलाने की हिम्मत रखते हैं। वे मौत से भी नहीं डरते हैं और शेर से भी कुश्ती लड़ने को तैयार रहते हैं। उनके बोलने में बादलों जैसी कड़क है तथा काम में वे कभी भी पस्त नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, कवि अपने आप को अपने पिता के सामने किस रूप में रखना चाहता है? उत्तर, कवि अपने आप को अपने पिता के सामने इस रूप में प्रस्तुत करना चाहता है कि वह जेल में बहुत मस्त है, बहुत खूब भोजन करता है, खूब खेलता कूदता है, खूब पढ़ता लिखता है और खूब काम करता है। वह चरखा काट कर सूत निकालता है। वह इतना मस्त है कि उसका वजन 70 किलो हो गया है। अगला प्रश्न है, स्वाधीनता और पराधीनता में क्या अंतर है? उत्तर है, स्वाधीनता का अर्थ स्वतंत्रता अर्थात स्वयं का ही शासन अनुशासन, जबकि पराधीनता का अर्थ परतंत्रता से है, दूसरों के अधीन होना। स्वाधीनता की स्थिति में आप पर स्वयं का ही नियंत्रण होता है, पर किसी के गुलाम नहीं होते हैं, जबकि पराधीनता में आपको दूसरों के इशारे पर नाचे जाने पर विवश करती है। अगला प्रश्न है, शेर पिंजड़े में बंद रहते हुए भी स्वाभिमान और स्वतंत्रता की रक्षा कैसे करता है? उत्तर है, शेर जंगल का राजा कहलाता है। उसे स्वयं पर किसी और का नियंत्रण स्वीकार नहीं। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी वह स्वाभिमान और स्वतंत्रता पर आंच नहीं आने देता है। वह परिस्थितिवश उसे पिंजड़े में रहने के लिए विवश होना पड़े, तब भी वह श्वान की तरह अपने मालिक के पीछे पीछे दुम घुमाने की बजाय अपनी पूंछ स्वाभिमान से खड़ी तनी रखता है। साथ ही शेर अपने गले में कभी भी पट्टा या जंजीर धारण नहीं करता। उसे इस प्रकार पिंजड़े में बंद होते हुए भी शेर अपने स्वाभिमान और स्वतंत्रता की रक्षा बखूबी करता है। अगला प्रश्न है, श्वान स्वाधीनता का मूल्य नहीं समझता, कैसे? उत्तर है, श्वान निजी स्वार्थ के चलते निज गौरव को तिलांजलि देने में भी संकोच नहीं करता। एक रोटी के लिए वह अपने गले में गुलामी का प्रतीक पट्टा बांधकर अपने मालिक के पीछे दुम हिलाता फिरता है। गले में पट्टे बंधे जंजीर की चुभन का भी अनुभव नहीं होता, अपितु वह तो गले में उसे आभूषण समझकर सहर्ष धारण करता है।
इस प्रकार कहा जा सकता है कि श्वान को निज गौरव एवं स्वाधीनता की तनिक भी चिंता नहीं होती है। अगला प्रश्न है, श्वान को कौन सी बात की चुभन नहीं चुभती? उत्तर है, मानसिक गुलामी का प्रतीक पट्टा एवं उससे बंधी जंजीर श्वान को खूब सुहाती है, बल्कि वह तो उसे अपना आभूषण समझकर सहर्ष धारण करके अपने मालिक के आगे पीछे मात्र एक रोटी के लिए दुम हिलाता फिरता है। उसे गले में बंधी जंजीर की चुभन तक अनुभव नहीं होती है। वास्तव में उसे स्वाभिमान एवं स्वाधीनता की तनिक भी चिंता नहीं होती है। अगला प्रश्न है, हमारी ग्रामीण संस्कृति को शहरी बुराइयां प्रभावित कर रही हैं, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, हमारा देश गाँव में है, गाँव का देश है। यहाँ आज भी संपूर्ण देश में 70% जनता निवास करती है। गाँव में रहने वाले ग्रामीण गरीब अशिक्षित, लेकिन वे बहुत भोले भाले हैं। शहरी धूर्त लोग अपनी लोलुप एवं विषैली वासनाओं के उनका शिकार करते हैं। वे गरीबों का शोषण करते हैं तथा उनकी युवा कन्याओं को वासना के जाल में फंसा लेते हैं। इस प्रकार शहरी बुराइयां ग्रामीण संस्कृति का शोषण कर उन पर अपना प्रभुत्व जमाने का प्रयास कर रही हैं। पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। इन्हीं के मर्म डैश डैश सांप डसता। उत्तर है, कवि और अज्ञे जी कहते हैं कि ये ग्रामीण अत्यंत भोले भाले एवं सीधे सच्चे हैं। नगर के धूर्त एवं मक्कार लोगों इन्हें अपने भोग विलास का शिकार बनाते रहते हैं। इन ग्रामों में बसने वाली निर्धन कन्याओं पर ये धूर्त लोग अपनी वासना भरी दृष्टि डालते हैं और फिर इनका शोषण करते हैं। अगली पंक्ति है, इन्हीं में लहराती डैश भूत हंसता है। उत्तर है, कविवर कहते हैं कि शहर को तथा कथित संभ्रांत व्यक्ति ही इन ग्रामीण अल्लड़ बालिकाओं का कुदृष्टि डालते हैं तथा इन्हीं को अपनी वासनाओं का शिकार बनाते हैं तथा साथ ही उनकी दुर्दशा पर शहरी सभ्यता का भूत ठहाके लगाता है। अगली पंक्ति है, पाँव जो पीछे डैश बच्चे। उत्तर है, कविवर मिश्र जी कहते हैं कि स्वतंत्रता के आंदोलन में उसने अपने पिता की इच्छा से ही भाग लिया था, लेकिन फिर भी माता पिता के प्यार को स्मरण कर वे बेचैन हो उठते हैं और कहते हैं कि मेरी माँ मेरे बारे में रोज़ सोचती होगी कि मुझे जेल में बहुत कष्ट भोगने पड़ रहे होंगे। वह अपनी आँखों में आंसुओं को उमड़ा रही होगी, लेकिन फिर वह यह कहकर संतोष कर लेती थी कि मेरा 5वां पुत्र भवानी जेल में आराम से रह रहा होगा। उस समय वह मेरे पिताजी से कह रही होगी कि तुम क्यों रो रहे हो, भवानी जेल में अच्छी तरह रह रहा होगा। वह तुम्हारी इच्छा जानकर देश के अपनेपन की भावना होने के कारण तो जेल गया है। इसका यह काम अच्छा है क्योंकि देश के लिए स्वयं को निछावर कर देने की परंपरा तुम्हारी ही है। अतः उसने अच्छा किया जो वह देश की रक्षा की खातिर जेल चला गया। यदि वह जेल जाने से अपने पांव पीछे खींचता तो निश्चय ही वह मेरी कोख को ले जाता। जेल जाकर उसने मेरी कोख की लाज रख ली। अतः तुम अपना दिल कमज़ोर मत करो। यदि तुम अपना दिल कमज़ोर करोगे तो दूसरे बच्चे भी रोना आरंभ कर देंगे। अगला प्रश्न है, हमारा देश कविता के काव्य सौंदर्य का संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्तर है, हमारा देश कविता में कवि ने भारतीय ग्रामीण संस्कृति का चित्रण किया है। आज भी गांव के अधिकांश लोग निर्धन एवं अशिक्षित हैं। वे घास फूस से बने झोपड़ों में रहते हैं। वे अपना मनोरंजन देशी वाद्य यंत्र ढोल मृदंग बांसुरी से करते हैं। वे भोले भाले एवं निष्पाप हैं। वे शहरी चकाचौंध से पूरी तरह बेखबर हैं। शहर के धूर्त व्यक्ति इनके मर्म को अपनी लोलुप और विषैली वासना के सांप की तरह डस लेते हैं। इतना ही नहीं, ये शहरी सांप ग्रामीण अल्लड़ एवं मासूम युवा कन्याओं से अपनी वासना पूर्ति करते रहते हैं। उनकी दुर्दशा पर आधुनिक सभ्यता रूपी भूत अट्टहास किया करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कवि ने अपनी व्यंग्य शैली द्वारा ग्रामीण संस्कृति का शहरी संस्कृति द्वारा किए जा रहे शोषण को
उजागर किया है। अगला प्रश्न है, शेर स्वाभिमानी और श्वान दीनता और पराधीनता स्वभाव का होता है, इसे आप कैसे सिद्ध करेंगे? उत्तर है, शेर जंगल का राजा कहलाता है, उसे स्वयं पर किसी और का नियंत्रण स्वीकार नहीं, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने स्वाभिमान और स्वतंत्रता पर आंच नहीं आने देता है। यदि परिस्थिति बस उसे पिंजरे में रहने के लिए बेबस होना पड़े तो तब भी वह श्वान की तरह अपने मालिक के पीछे दुम घुमाने के बजाय अपनी पूंछ स्वाभिमान से खड़ी तनी रखता है। साथ ही शेर अपने गले में कभी भी पट्टा या जंजीर धारण नहीं करता। इस प्रकार पिंजरे में बंद होते हुए भी शेर अपने स्वाभिमान और स्वतंत्रता की रक्षा बखूबी करता है। उधर श्वान निजी स्वार्थ के चलते हुए निज गौरव को तिलांजलि देने में भी संकोच नहीं करता। एक रोटी के लिए वह अपने गले में गुलामी का पट्टा बांधकर अपने मालिक के पीछे पीछे दुम हिलाता फिरता है। गले में पट्टे से बंधी जंजीर की चुभन का भी अनुभव नहीं होता, अपितु वह तो उसे गले का आभूषण समझकर सहर्ष धारण करता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि श्वान को निज गौरव एवं स्वाधीनता की तनिक भी चिंता नहीं है। अगला प्रश्न है, मुहावरों को अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। सोने में सुहागा, अच्छी वस्तु का और अच्छा हो जाना। वाक्य में प्रयोग, कार मिली वह भी नई, तो यह तो सोने पे सुहागा वाली बात हो गई। अगला मुहावरा है, कोख ल जाना, नीचा दिखाना। वाक्य में प्रयोग, देश के गद्दार कुछ कागजी रुपयों की लालच में माँ भारती की कोख ल जाने में संलग्न है। आँच न आने देना, नुकसान न होने देना। वाक्य में प्रयोग, जो ईश्वर पर विश्वास रखते हैं, ईश्वर कभी उन पर आँच नहीं आने देते। पीछे पीछे पूछ हिलाना, चापलूसी करना। वाक्य में प्रयोग, कान के कच्चे अधिकारियों के पीछे पीछे उनके मातहत पूछ हिलाते फिर रहते हैं। अगला प्रश्न है, शब्दों को तत्सम रूप लिखिए। सांप का सर्प, माँ का धात्री, पिता का पित्र, घर का गृह, नैन का चक्षु। पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? घर की घर में चार भाई, अनप्रास अलंकार। चार भाई चार बहनें, अनप्रास अलंकार। गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है, रूपक अलंकार। स्वामी के पीछे पीछे पूछ हिलाना, अनप्रास अलंकार। पंक्तियों में निहित भाव स्पष्ट कीजिए। पराधीनता, दीनता वह श्वान को चुभती नहीं। उत्तर है, प्रस्तुत पंक्ति में कवि श्वान का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कहता है कि श्वान याचना परतंत्रता का प्रतीक है। वह एक रोटी के लिए अपने मालिक के आगे पीछे दुम हिलाता फिरता है। उसे गले में दास्ता का पट्टा पहनने में कोई कष्ट नहीं होता है और न पट्टे में बंधी हुई जंजीर की कोई चुभन का अनुभव वह कर पाता है। अगली पंक्ति है, शहरों में की डंकी लोलो, विषैली वासना का सांप डसता। भाव है, कवि के अनुसार शहरों में रहने वाले लोग बड़े ही लालची हैं। इन शहरी की सभ्यता का पर्दा पड़ा हुआ है। उसने बनावटीपन ये है कि शहर के रहने वाले लोग अत्यंत विषैले सांप की तरह अपनी कामनाओं के वशीभूत हो हैं और ग्रामीण बालाओं को अपनी कामनाओं के विष का शिकार बनाते हैं। वे धोखा खा जाती हैं क्योंकि शहर वालों की सभ्यता हुकी हुई है, जिनसे भेद का आभास उन्हें नहीं हो पाता है। अगली पंक्ति है, पाँव पीछे हटाता, कोख को मेरी लजाता। व्याख्या है, प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने अपनी माता द्वारा चिंतित पिता को समझाने का काल्पनिक दृश्य अंकित किया है। माँ ने पिता को दिलासा देते हुए कहा है कि मेरा बेटा अपने कर्तव्य पथ से पीछे हटकर भारत माँ की स्वतंत्रता के आंदोलन में भाग न लेता, अर्थात अपने पाँव पीछे खींच लेता, तो इससे मेरी कोख भी लज्जित होती। सभी मेरे लिए सोचते कि कैसी माता है जिसने ऐसे पुत्र को अपनी कोख से जन्म दिया जो अपनी मातृभूमि के प्रति अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह नहीं कर सका है। तो देखा हमने इस पाठ को। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।